हेलो एवरीवन, आज 3 जनवरी 2026 है और डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और एज़ यूजुअल द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी के हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और आज भी हम वही डिस्कस करेंगे। आज भी 10 टॉपिक हैं। ऐसे 10 टॉपिक से 9 एमसीक्यूज यहाँ पे लिए गए हैं, 2 को कंबाइन किया गया है और पर्पज़ क्या है कि करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ इंटरलिंक करके पढ़ो। पहली बात आप जानो क्यों न्यूज में था, क्या न्यूज है, क्या करंट अफेयर्स है, उसके स्टैटिक क्या इंपॉर्टेंस है, उसके स्टैटिक जो एनालिसिस है वो सारा समझो और आप उसे अटेम्प्ट भी करने का प्रयास करो। पहली बार देख रहे हो आप तो ज़रूर एक एमसीक्यू आप देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये डिस्कशन आप पे काम का है या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो न्यूज है बात करें विद द रेफरेंस, गिव मी अ सेकंड, with the reference of export promotion mission EPM consider the following statements। निर्यात संबंधन या एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है ये तो आपको पता होगा। दो बातें आपको पता होगी, इंपोर्ट्स क्या होते हैं, एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं। एक्सपोर्ट मतलब क्या, जब एक देश का सामान ए देश का सामान बी देश में जा रहा है या पूरे विश्व में कहीं भी बेचा जा रहा है उसे एक्सपोर्ट बोला जाता है। अब उस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो बहुत एफर्ट्स करती हैं क्योंकि उनका पर्पज़ क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट का बढ़ावा दिया जाएगा तो जो देश में मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम निर्यात ज़्यादा करेंगे तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा और जब हम बनाएंगे उत्पादन करेंगे तो उत्पादन करने में बहुत सारे रोज़गार उत्पन्न होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो देश क्या करते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोट करने की बात करते हैं। ठीक, पहली बात ये। अब यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, अभी क्या देखने को मिला, तो एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं अगर हम देखें खासतौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग है उनमें कंपटीटर हमारे बहुत सारे हैं। चाइना है ग्लोबल मार्केट में, ताइवान है, इसके अलावा कोरिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सरकार प्रयास कर रही है एक्सपोर्ट को प्रमोशन देने के लिए क्रेडिट लिंक्ड स्कीम उन्होंने सरकार ने शुरू की है। अब ये क्यों शुरू की है, सरकार का पर्पज एक एमएसएमई जो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं उनका जो सामान वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो दूसरे देशों में, ये सरकार यहाँ पे प्रयास यहाँ पे कर रही है। ठीक, ये आप ओवरऑल हो गया कि पर्पज क्या है सरकार का। अब इस पर फंड कितना सरकार लगे, 5181 करोड़ रुपए सरकार यहाँ पे इन्वेस्ट करने का प्रयास करिए। और जो एक्सपोर्ट प्रमोट करने की जो स्कीम है वो कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए है। इसका टाइम पीरियड देखा जाएगा 2030-31 तक ये चलेगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता है, होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, 2 की इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत यहाँ पे काम किया जाएगा। पहला, इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट। अगर किसी को एक्सपोर्ट करने के लिए उधार लेना है तो उसको जो वो ब्याज देगा ना, उस ब्याज में कमी की जाएगी, मतलब क्या, उससे कम ब्याज लिया जाएगा। तो ये सारी बातें आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। ठीक, अब अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की या अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट्स है उसमें आइए देखते हैं। उनमें बात की जा रही है द ईपीएम एम टू रिड्यूस एक्सपोर्ट क्रेडिट कॉस्ट एंड इम्प्रूव एक्सेस टू फाइनेंस ऑफ एमएसएमई एक्सपोर्टर्स। ईपीएम का उद्देश्य निर्यात ऋण की लागत को कम करना और एमएसएमई निर्यातकों के लिए वित्त पहुंच में सुधार करना है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे मेजर फोकस एमएसएमई सेक्टर्स पे है, जो एमएसएमईज का एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। दूसरा, अंडर द ईपीएम इंटरेस्ट सबवेंशन इज अप्लीकेबल ओनली फॉर द पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट। अब पोस्ट शिपमेंट जो एक्सपोर्ट क्रेडिट होते हैं उन पर केवल फोकस किया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो बोला जा रहा है स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, इनकरेक्ट आपको यहाँ पे बताना है। तीसरा यहाँ पे पूछा जा रहा है द कोलैटरल सपोर्ट स्कीम अंडर द ईपीएम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द सीजीटीएमएससी। अब ये कोलैटरल सपोर्ट स्कीम क्या है, अगर हम बात करें तो इसे बोला जाता है, शॉर्टकट में क्या बोला जा रहा है इसको, CGTMSE। ठीक, बिना कोलेट्रल, बिना किसी चीज़ के गहन या बिना किसी चीज़ की गिरवी रखे लोन देने की जो व्यवस्था होती है उसे कोलेट्रल फ्री स्कीम बोला जाता है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी गारंटी प्राप्त होती है, सरकार के द्वारा गारंटी प्राप्त होगी और इसमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो क्रेडिट लिया जाएगा उसमें कोई कोलेट्रल नहीं रखना पड़ेगा, उसे कोलेट्रल सपोर्ट स्कीम बोला जाता है। ठीक, ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब इसमें जो गारंटी है उसका कवरेज है एमएसएमई के लिए 85% का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो ये बात है किसके संबंध में, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम में जो कोलेटरल सपोर्ट स्कीम है उसके बारे में। तो कोलेटरल क्या होता है ये आपने यहाँ पे देख लिया और सीजीटीएमएससी उसको बोला जा रहा है, ये भी बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। 1-3 यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा दो ऑप्शन यहाँ पे हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है दूसरे ऑप्शन में, इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन सिर्फ पोस्ट शिपमेंट किया जाएगा, मतलब जब शिपमेंट हो गया उसके बाद का क्रेडिट, लेकिन नहीं, प्री शिपमेंट भी क्रेडिट यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ आपको इस एमसीक्यू के माध्यम से देखनी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहले जो अगला टॉपिक है वो भी इसी संबंधित है। इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के संबंध में है, ये कोई अलग टॉपिक नहीं है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम प्रोवाइड रिलीफ रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, ब्याज सहायता योजना रुपए में दिए गए निर्यात पर राहत प्रदान करती है। दूसरा, द स्कीम इनहेंस प्राइस कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इन ग्लोबल मार्केट। अगर ये जो योजना होती है उससे वैश्विक बाजार में भारत का जो निर्यात है
उसकी कॉम्पिटेटिवनेस को बढ़ाती है। तीसरा, द स्कीम अप्लाइड ओनली टू एक्सपोर्टर्स अंडर द प्रोत्साहन कैटेगरी, यह योजना केवल प्रोत्साहन श्रेणी के निर्यातकों पर लागू होती है। इन तीनों में से सही स्टेटमेंट कौन सा होगा, आपको यहाँ पे अटेम्प्ट इसे करना है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो न्यूज में था उसको हमें यहाँ पे जानना है, किसके बारे में, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में, पीएमआई के बारे में। अब पीएमआई क्यों बनाया जाता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना उसकी हेल्थ कैसी है। देखिए भारत में जो सेकंड 3 सेक्टर बेसिकली इकोनॉमी देखे जाते हैं। प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर या ऐसी चीज़ें जो ज़मीन से निकलती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, मतलब जो होता है क्या, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोला जाता है। और थर्ड होता है क्या, सर्विस सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो हेल्थ है वो कैसी है उसको मेजर किया जाता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के माध्यम से। ठीक, तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के माध्यम से इसे देखा जाता है। तो एस&पी ग्लोबल HSBC ने क्या किया, पीएमआई सर्वेक्षण बताया, पीएमआई सर्वे किया। उसके अनुसार उन्होंने बताया कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडेक्स है ना पीएमआई है वो घटकर 55 पॉइंट यहाँ पे रह गया है। मतलब पहले कितना था, 56.6 था, वो क्या हुआ है, घटा है। तो ये कहीं ना कहीं जो विनिर्माण क्षेत्र, एक्सपोर्ट या अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी कमजोरी को बता रहा है। ठीक है ना। ये अगर हम बात करें कि जो हमारी कमजोरियां चल रही थी उसमें सुधार इतना कम हुआ। अब ये यहाँ पे बता रहा है, साथ ही यह भी बता रहा है कि इस क्या हुआ, प्रोडक्शन ना जो उत्पादन है देश में वो कम हुआ है। ठीक है, और नए निर्यात आदेशों में कमजोरी आई, मतलब कि जो न्यू ऑर्डर्स मिलने चाहिए थे एक्सपोर्ट करने के लिए उसमें भी कमी आई है। इस वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट एक तरह की देखने के लिए यहाँ पे इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहा है। तो ये PMI इसके बारे में यहाँ पे था। अगर हम बात करें ऑप्शन कौन कौन से यहाँ पे देखे जा रहे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि पीएमआई एबव 50 इंडिकेटर्स एक्सपेंशन इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। 50 से अधिक अगर पीएमआई होता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विस्तार या एक्सपेंशन को बताता है। दूसरा, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फील्स इट्स लोवेस्ट लेवल सिंस अक्टूबर 2023 इन दिसंबर 2025। 2025 में जो भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है 2023 के बाद अभी मिनिमम पे गया है, न्यूनतम पे गया है। ठीक है, मतलब अगर हम 2023 में यहाँ था फिर बढ़ता जा रहा था, फिर अभी लगातार यहाँ पे आ गया, 2023 में फिर से यहाँ पे आ गया है। ठीक है ना, तो ये बोला जा रहा है। तीसरा, पीएमआई इज कंपाइल्ड यूजिंग डाटा फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टैटिक्स। पीएमआई का जो असेसमेंट है अगर हम बात करें कंपाइल किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके डाटा को यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें यहाँ पे इसके बारे में बतानी है आपको। इन तीनों में सही स्टेटमेंट कौन सा होगा। ठीक है, अब इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा होगा आपको बताने, सही स्टेटमेंट होगा यहाँ पे A 1 और 2। जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा, पीएमआई का जो डाटा है वो परचेज परचेज जो मैनेजमेंट होता है ना या परचेज जो मैनेजर होता है उसके इंडेक्स से पता चलता है, ना कि प्रोडक्शन के आंकड़ों से। ठीक, तो ये यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है एलिमिनेट हो जाएगा। 1 2 यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब कुछ और भी चीज़ इसके बारे में आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि किन किन चीज़ों को मेजर करता है पीएमआई, तो पीएमआई बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को मेजर कर, जैसे न्यू ऑर्डर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं एक दोस्त को एक जगह। दूसरा, आउटपुट कितना हो रहा है। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट को भी मेजर करता है कि रोजगार मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है। सप्लाई डिलीवरी सिस्टम को भी मेजर करता है। और पाँचवा अगर हम बात करें इन्वेंट्री को भी मैनेज करता है। ठीक, तो ये यहाँ पे मेजर करता है पीएमआई। और पीएमआई में क्या होता है कि अगर आप देखो पीएमआई 50 है, पीएमआई अगर 50 है, पीएमआई 50 है तो ये बता रहा है कि ठीक कंडीशन सही है। लेकिन पीएमआई 50 से ज़्यादा है तो ये बताता है कि एक्सपेंशन हो रहा है किसका, जो परचेजिंग उसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग का भी होगा। और अगर 50 से कम है तो बता रहा है कंस्ट्रक्शन होगा मतलब संकुचन होगा। ये यहाँ पे बताया जा रहा है इसके बारे में। ठीक, तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप हमने पीएमआई के बारे में सारा देख लिया है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन किसके बारे में यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैप्टिव माइनिंग। कैप्टिव माइनिंग को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे समझेंगे। अगर हम बात करें भारत में माइनिंग के बारे में तो न्यूज़ क्या थी ये आपको यहाँ पे जानना है। फिनेंशियल ईयर 2025-26 का रिव्यू आया तो यहाँ पे बताया गया कि जो कोल का प्रोडक्शन या कोयला का उत्पादन है ना उसमें क्या है बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ये जो बढ़ोतरी वो कैप्टिव माइनिंग, 2 वर्ड यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, कैप्टिव माइनिंग और कॉमर्शियल माइनिंग। कॉमर्शियल माइनिंग और कैप्टिव माइनिंग की बेहतर प्रदर्शन की वजह से यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली है। ऐसा बोला जा रहा है कि 194.8 मिलियन टन कोयले का जो प्रोडक्शन इस टाइम पे हुआ दिसंबर 2025 में। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और यह भी बता रहा है कि 5.7% की रफ्तार से कोयले का प्रोडक्शन बढ़ा है। ये यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपको जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें कैप्टिव माइनिंग या थोड़ा सा कोयले के बारे में कुछ फैक्ट्स है उसको यहाँ पे जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। जैसे अगर हम देखें कोयले के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे जान लीजिए। कोयला एक तरह की सेडिमेंट्री फॉसिल फ्यूल है, या अगर हम बात करें एक तरह का ईंधन की तरह ही काम करता है, लाखों वर्ष में बनता है। और इसके 4 टाइप आपको देखने को मिलेगा। पहला है आपको, या अगर हम बात करें पहला क्या, एक
पीट कोयला होता है, लिग्नाइट कोयला होता है, तीसरा इंपॉर्टेंट होता है बिटुमिनस कोयला होते हैं। कौन सा? बिटुमिनस कोयला होता है, बिटुमिनस। और चौथा इंपॉर्टेंट होता है एंथ्रेसाइट कोल। तो इसमें सबसे बेहतर कौन सा कोल माना जाता है? एंथ्रेसाइट माना जाता है सबसे अच्छा, मतलब फर्स्ट कैटेगरी कोल माना जाता है। फिर बिटुमिनस सेकंड कैटेगरी कोल माना जाता है, क्योंकि इसमें अब ये क्यों कैसे निर्धारित किया जाता है, इसमें देखा जाता है कि हाई क्वालिटी का कौन सा है, दूसरा किसमें धुआं कम निकल रहा है। तो जो एंथ्रेसाइट होता है उसमें धुआं बहुत कम निकलता है, तो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। फिर दूसरा बिटुमिनस है, जो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एंथ्रेसाइट आपको जम्मू कश्मीर वगैरह कुछ रीजन में देखने को मिलेगा, लेकिन बिटुमिनस ज़्यादातर रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज में ज़्यादातर यही यूज होता है। फिर होता है लिग्नाइट, जो भूरे रंग का कोयला जिसे बोला जाता है। तीसरा कोयला जो जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। और चौथा सबसे खराब किस्म का कोयला जो होता है उसे पीट कोयला बोला जाता है। ठीक, तो इसका यूज़ कहाँ पे होती है तो आपको पता है, मेजर जो इसकी खान्स है, माइनिंग सेंटर्स हैं, अगर हम बात करें झारिया है राजस्थान में, बोकारो है, तलचेर उड़ीसा में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में, सिंगरौली वाला रीजन मध्य प्रदेश में आपको कोयले का उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। अब जो कैप्टिव माइनिंग होती है, कैप्टिव कोल माइनिंग क्या कहलाती है, कॉमर्शियल कोल माइनिंग क्या कहलाती है। तो जो कैप्टिव कोल माइनिंग होती है वो यह बताती है कि जो कोयला है उसको विशेष उद्योगों को आवंटित किया जाएगा। पहले क्या होता था कि कुछ कंपनियों को कोयले का जो टेंडर मिलता था वही प्रोडक्शन करती थी। अब क्या किया गया 2015 में, अगर हम बात करें तो कमर्शियल माइनिंग को शुरू किया गया, जिसमें क्या है कि निजी कंपनियां भी क्या कर सकती हैं, माइनिंग कर सकती हैं। और माइनिंग करके जो कोयला उन्होंने निकाला वो अपना यूज़ तो कर ही सकती हैं, हालांकि साथ ही इसको बेच भी सकती हैं। जिससे क्या हुआ कि इसका प्रोडक्शन बढ़ा। हालांकि क्लाइमेट चेंज की नज़र से एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि इसका प्रोडक्शन बढ़ना ये भी दिखा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी बढ़ रही है भारत में, उसका यूज़ भी बढ़ रहा है। ठीक, तो ये बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने की थी। ऑप्शन क्या क्या यहाँ पे देखे जा रहे हैं, कैप्टिव कोल माइनिंग आर एलोकेटेड फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। कैप्टिव कोल माइनिंग यहाँ पे कैप्टिव कोल माइनिंग आर एलोकेटेड फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। कैप्टिव कोल माइनिंग खदानें विशिष्ट उद्योगों के लिए, विशेष उपयोग के लिए आवंटित की जाती हैं। वहीं कॉमर्शियल कोल माइनिंग अलाउड प्राइवेट प्लेयर्स टू सेल कोल इन द ओपन मार्केट। कॉमर्शियल माइनिंग में जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं या निजी खिलाड़ी होते हैं उनको बोला जाता है आप खुले बाजार में कोयले को बेच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये बोला। तीसरा, कोल कंट्रीब्यूशन लेस देन 40% ऑफ इंडियाज टोटल एनर्जी नीड्स। कोयला भारत की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 40% से कम योगदान देता है। इन तीनों में से सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर आपका होगा यहाँ पे A, 1 और 2। जो यहाँ पे बोल रहा है कि 40% से कम नहीं, 55 से 60% जो ऊर्जा है ना, अगर आप देखिए भारत 100 पॉइंट अगर एनर्जी यूज कर रहा है, 100 पॉइंट ऊर्जा यूज कर रहा है ना, तो उसमें 55% के आसपास वो कोयले से बनी हुई ऊर्जा को यूज कर रहा है। तो हम चाहे कितनी ही बात करें, सोलर एनर्जी हम बना रहे हैं, विंड एनर्जी बना रहे हैं, या फलाने ढिमाके एनर्जी बना रहे हैं, लेकिन जो हमारा ज़्यादातर यूज है अभी भी कोयले से हो रहा है। और कोयले से बहुत सारी कंपनियां भी चल रही हैं। इस वजह से जो पोल्यूशन है कोयले की वजह से बढ़ता जा रहा है। और ये पोल्यूशन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ा एक बाधक है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको सबसे बड़ा सपोर्ट कर रहा है ये पोल्यूशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 ओनली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद द रेफरेंस ऑफ माउंट बुरनीलांग तिलोंग, इसके संबंध में आपको स्टेटमेंट बताना है। अब ये जो वोल्केनो कहाँ पे? इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया की लोकेशन, ये भारत का मैप आपने देख रखा होगा। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिससे इंडोनेशिया बोला जाता है। लगभग 12,000 ग्रुप्स होते हैं इंडोनेशिया में। तो उसको यहाँ पे बोला जाता है क्या बोला जाता है? इंडोनेशिया बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे एक जो ये माउंटेन है, टेलोंग माउंटेन है, वहाँ पे देखने को मिला क्या कि वोल्केनो आ सकता है। अब इसके बारे में बोला जा रहा है कि इट इज स्ट्रेटो वोल्केनो लोकेटेड इन इंडोनेशिया आर्क प्रोविंस। इंडोनेशिया के आर्क प्रोविंस में ये वोल्केनो है, स्ट्रेटो वोल्केनो है। और इसमें लो विसियोसिटी या बेसाल्टिक लावा से बनते हैं। मतलब जो स्ट्रेटो वोल्केनो होते हैं कम बेसाल्टिक लावा से बनते हैं। साथ ही ये तेलोंग इज द पार्ट ऑफ लार्जर वोल्केनिक कॉम्प्लेक्स नदर्न सुमात्रा। सुमात्रा के बड़े ज्वालामुखी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है ये। अब ज्वालामुखी होते क्या हैं? अगर आप देखें तो पृथ्वी, अगर आपने अर्थ देख रखी होगी तो अर्थ के जो होल्स होते हैं, अगर हम बात करें, या ऐसी दरारें जहाँ से लावा निकलता है, गैस निकलता है, या पिघली चट्टानें निकलती हैं, उन्हें वोल्केनो बोला जाता है, ज्वालामुखी बोला जाता है। पृथ्वी के अंदर बहुत सारी एनर्जी है और वो एनर्जी जब बाहर निकलती है तो वो विस्फोट के फॉर्म में भी होती है। तो जब बहुत बड़े विस्फोट होते हैं तो उन्हें बोला जाता है एक्टिव वोल्केनो। उसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, बहुत सारा धुआं निकला, राख निकली, बेसाल्टिक लावा निकला, मैग्मा निकला, उसे बोला जाएगा एक्टिव वोल्केनो। अब उसमें एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा माउंट एटना। माउंट एटना जो वोल्केनो वो इटली में देखने को मिलेगा, और इटली आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। तो पहला ये। फिर दूसरा, कुछ ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो क्या होता है कि लंबे समय तक ठंडे पड़ रहते हैं, कभी कभी एक्टिव होते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनका गुस्सा तुरंत निकलता है, वो एक्टिव वोल्केनो की तरह। कुछ होते हैं जिनका कभी कभी निकलता है, वो होते हैं डोरमेंट वोल्केनो की तरह। मतलब कभी कभी निकलेगा लेकिन हाँ वो भी विस्फोटक होता है। तो माउंट जो फूजी है
वो एक डोरमेंट वॉल्केनो कहलाता है। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इनका गुस्सा कभी नहीं निकलता, उसी तरह से कुछ वॉल्केनोज भी होते हैं, वो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो होते हैं जिनमें विस्फोट की संभावना कभी नहीं होती है। तो वो 3 टाइप के ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसका शेप देखो तो शेप के आधार पर आपको ज्वालामुखी 3 टाइप के देखने को मिलेंगे शेप के आधार पर भी। जैसे सील्ड वॉल्केनो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसका बेस बहुत ज़्यादा चौड़ा होगा, ठीक है ना, और इसमें जो लिक्विड है बेसाल्ट है वो बहुत ज़्यादा पतला होगा, थिक होगा। वो हवाईयन जो आइलैंड है यूएस में, वो आपको किसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, सील्ड वॉल्केनो का। फिर दूसरा अगर आप देखोगे स्ट्रैटो वॉल्केनो, जिसके बारे में यहाँ पे बोली जा रही है। अब स्ट्रैटो वॉल्केनो होते हैं, उनका ढाल जो तीव्र होता है, ठीक है ना, मतलब फास्ट होता है, इनका स्लो फास्ट होता है। और तीसरा है सिंडर कोल वैनकोल, तो ये वॉल्केनो होते हैं, ठीक। अब ये पाए कहाँ पे जाते हैं, तो जब भी ऐसे रीजन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे अर्थ की प्लेट्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो ऐसे रीजन में आपको वोल्केनो देखने को मिलेंगे। पैसिफिक ओशन में, सबडक्शन जोन में, तो इस तरह की जगह में ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगे। और ज़्यादातर 75% के आसपास जो ज्वालामुखी हैं वो पैसिफिक बेल्ट में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी न्यूज़ थी। अब इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे बताना है, कौन सा क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए 1 और 3। जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे बोला जा रहा है स्ट्रैटोवोल्केनो आर टिपिकली फॉर्म्ड बाय द लो विस्कोसिटी लावा, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। लो विस्कोसिटी नहीं होती बेसिकली, अगर आप देखो इसमें, तो इसमें क्या होती है, हाई विस्कोसिटी होती है, ठीक। ये आपको यहाँ पे जानना था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे VPHE के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि ये आखिर क्या है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना, अब ये परियोजना अलकनंदा नदी पर स्थित है। किस पे स्थित है, अलकनंदा नदी पर। तो यहाँ पे एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, हालांकि उससे बहुत ज़्यादा मेजर लॉस नहीं हुआ, लेकिन हाँ ठीक है, न्यूज़ में आ गई, तो यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहे हैं कि VPHE जो प्रोजेक्ट है वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, मतलब पानी भी बहता रहेगा और बिजली भी बनती रहेगी। तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट इस तरह के होते हैं। बाकी होते हैं 2 टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, बांध 2 तरह के बनाए जाते हैं। पहला होता है जिसका पानी बहता रहता है, उसमें बिजली भी बनती रहती है और उसमें सिंचाई भी होती रहती है। लेकिन एक होता है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा रोका जाता है, उस पानी को रोक के बिजली बनाई जाती है, वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट नहीं होते। तो ये जो VPHEP है वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, अलकनंदा रिवर पर लोकेटेड है। अब अलकनंदा कैसी नदी है, अलकनंदा एक नदी है किसकी, गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी, गंगा नदी की सहायक नदी। आपको पता है गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, तो अलकनंदा उसमें आके मिलती है, ठीक है। और ये भी हिमालय से निकलने वाली नदी है और सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। जो चमोली जिला है उत्तराखंड में, तो कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। तो ये बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने, इसके किनारे बद्रीनाथ है, जोशीमठ है, कर्णप्रयाग जैसे शहर है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अब जो अलकनंदा है ना, उसके ट्रिब्यूटरीज भी है, धौली गंगा, नंदाकनी, मंदाकनी, पिंडार, ये इसके ट्रिब्यूटरीज भी देखी जाती हैं। अब अलकनंदा जो कर्णप्रयाग में, अगर आप देखोगे पिंडार नदी का संगम होता है, तो यहाँ पे कहाँ पे मिलती है, कर्णप्रयाग में, ठीक है। तो कर्णप्रयाग में इसको क्या बोला जाता है, अलकनंदा और पिंडार मिलती हैं। फिर रुद्रप्रयाग बोला जाएगा कब, रुद्रप्रयाग कब बोला जाएगा, तो रुद्रप्रयाग बोला जाएगा जब अलकनंदा के साथ मंदाकिनी मिलेगी तो उसे रुद्रप्रयाग बोला जाएगा। लेकिन अलकनंदा के साथ अगर पिंडार मिलेगी तो उसे कर्णप्रयाग बोला जाएगा। तो ये अलकनंदा के बारे में हमने सारे फैक्ट्स देख लिए, ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ पे याद है। और इसी में कुछ परियोजना है, जैसे अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये भी अलकनंदा पर है, ठीक है। अब द प्रोजेक्ट इज डिजाइन टू प्रोवाइड पीकिंग पावर ऑफ इंडिया नॉर्दर्न ग्रिड, उत्तर भारत में बिजली का जो पीकिंग पावर प्रोवाइड करने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। तीसरा, द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व कंप्लीट डाइवर्जन ऑफ रिवर वाटर विदाउट रिटर्न, इस परियोजना में नदी का पूरा जल विचलित कर दिया जाता है, वापस नहीं छोड़ा जाता। देखिए रन ऑफ रिवर मैंने आपको बताया कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में पानी बहता रहता है, बिजली बनती रहती है, सीधी सी बात है ना। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। आई थिंक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट भी आपको एक समझ में आ गया होगा कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में क्या किया जाता है। जो हाइड्रो प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए किसी बहुत बड़े रिजर्वायर को नहीं बनाया जाता है, ठीक है। और नदी का जो नेचुरल फ्लो है उसी का यूज किया जाता है। कम पानी स्टोर किया जाता है। और किसी भी जगह में अगर वाटर ज़्यादा स्टोर किया जाता है ना, तो वहाँ भूकंप के आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमें रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट की तरफ ही ज़्यादातर काम करना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विद द रेफरेंस ऑफ लैंड स्टैक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, लैंड स्टैक को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स को बताना है। अब ये न्यूज़ में क्यों था लैंड स्टैक, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको ये न्यूज़ पता रहेगी तभी आप क्या कर पाएंगे, इसकी जो इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। तो हाल में क्या हुआ कि ग्रामीण विकास संचार मंत्री हैं और उन्होंने चंडीगढ़ तमिलनाडु में लैंड स्टैक को शुरू किया। अब ये क्या है, एक तरह का GIS बेस्ड इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है
जिसको कल हमने DILRMP के बारे में सुना था, डिजिटलीकरण, जो लैंड का डिजिटलीकरण करने के लिए इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना था। तो उसी के अंतर्गत लैंड स्टैक को शुरू किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है। अब लैंड स्टैक के बारे में होता क्या है, अगर आप देखो तो लैंड स्टैक एक इंटीग्रेटेड GIS बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है। इसका पर्पज ये भी होता है कि जितने भी देश में लैंड के रिकॉर्ड हैं, ज़मीन जागे के जो रिकॉर्ड होते हैं वो कागज़ में होते हैं, और उन कागज़ को हम डिजिटल करना, यहाँ पे इंटरनेट से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, और उसको लैंड स्टैक एक तरह से बोला जाता है, ठीक है। अब ये हमने सिंगापुर, UK वगैरह या फिनलैंड वगैरह से हमने यहाँ से सीखा है। अब इसको हम GIS से लिंक करते हैं, GIS मैपिंग होती है इसकी, मैप बेस्ड प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड। ये बात यहाँ पे करेक्ट है कि GIS जो होता है लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म होते हैं। दूसरा, इट वॉज लॉन्च अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसे DILRMP के अंतर्गत लॉन्च किया गया लैंड स्टैक को, इस प्रोग्राम को। तीसरा, अटेम्प्ट टू रिप्लेस स्टेट स्पेसिफिक लैंड रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी, इसका उद्देश्य राज्यों पर विशिष्ट भूमि राजस्व शब्दावली को प्रस्थापित करना है। इन तीनों में से तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हट जाएगा, वो 1, 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किसके बारे में है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे DMF या जो कहते हैं ना डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, उसको लेके यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जा रहा है। अब ये क्वेश्चन क्यों बनाया जा रहा है, या क्यों न्यूज़ में था, ये भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें कि आखिर न्यूज़ में क्यों था, तो न्यूज़ में ये इसलिए था कि इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा कि DMF एक लाभकारी कानून है, बेनिफिट करने वाला कानून है, और इसकी उदार व्याख्या की जानी चाहिए, इसकी जो डेफिनेशन है उसको बनाया जाना चाहिए, मतलब कि लिबरल रखनी जानी चाहिए। अब DMF है क्या, तो MMDR एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, MMDR एक्ट 1957। अब MMDR एक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा जानना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं जानोगे तो आप बेसिक आपका क्या है कमज़ोर हो जाएगा, और फिर आप समझ नहीं पाओगे इस टॉपिक को। तो MMDR के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे MMDR के बारे में, इसको 1957 बनाया गया था, और इसको पर्पज़ क्या था कि भारत में जो खनिज होते हैं या मिनरल्स हैं, उनका डेवलपमेंट, उनकी माइनिंग को लेकर रेगुलेशन बनाना, या माइनिंग की जो लीज होती है, माइनिंग का जो लाइसेंस होता है, माइनिंग की जो रॉयल्टी होती है, उसको बेहतर करना। पर्पज़ यही था कि जो मिनरल्स, जो रिसोर्सेज होते हैं, उनका साइंटिफिक या सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, इलीगल जो माइनिंग होती है उसको रोकना, ये सारा काम यहाँ पे करने का प्रयास यहाँ पे था, और इसके तहत इस एक्ट को बनाया गया था। और ये जो माइनिंग होती है, खनन सब्जेक्ट, वो किस में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट होती है, तो स्टेट लिस्ट में ये आता है, ठीक है। तो MMDR के माध्यम से इसको कंट्रोल यहाँ पे किया जाता है। 2015 में इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था, जब इस अमेंडमेंट में क्या किया गया था, 9B जो आर्टिकल, इसको इंसर्ट किया गया था, और डिजिटल जो मिनरल फाउंडेशन को बनाया गया था, डिजिटल मिनरल फाउंडेशन को बनाया गया था, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी। इसका पर्पज़ क्या था कि जो माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ है ना, उनमें यह भी देखना कि वेलफेयर भी करनी चाहिए। मतलब क्या कि जहाँ पे खनिज हो रहा है, जहाँ पे जो खनन की प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पे आम लोगों का जीवन प्रभावित होता है, तो उसको लेके यहाँ पे ध्यान रखा जाना चाहिए। और ये कौन इंश्योर करेगा, डिजिटल मिनरल जो फाउंडेशन वो करेगा। तो DMF स्टैचुरी बॉडी स्टैब्लिश की गई थी MMDR एक्ट के अंतर्गत, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। और MMDR पर UPSC ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है। DMF फंक्शन अंडर द जुडिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, DMF के अंदर सरकार के अंतर्गत काम करता है, यहाँ पे बोला जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे कि मिनरल्स विथ लीज ग्रांटेड आफ्टर जनवरी 2015 कंट्रीब्यूट 10% ऑफ रॉयल्टी टू DMF। अगर हम बात करें यहाँ पे जनवरी 2015 के बाद दिए गए खनन पट्टे वाले खनिक DMF में रॉयल्टी का 10% योगदान देते हैं। तो 1 और 3 यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे शोर के बारे में है, और शोर क्या है ये भी थोड़ा सा आपको समझना जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम देखें, इसमें ऑप्शन भी दिए गए, सारे ऑप्शन को यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे, पर थोड़ा सा बेसिक भी आप समझ लीजिए। अगर हम बात करें किसके बारे में, शोर के बारे में, तो राष्ट्रपति ने शोर पहल के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम उन्होंने भाग लिया, और ये किसके अंतर्गत आता है, स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक। तो स्किल फॉर AI रेडीनेस, मतलब ऐसी स्किल देना जो AI के लिए रेडी रहें, है ना, या AI से रिलेटेड जो स्किल्स हैं उसके लिए यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो शोर इज इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। शोर कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत पहल है, और इट टारगेट स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 to 12, ये 6 से 12 तक के बच्चों को और शिक्षकों को टारगेट करता है। और इट प्रोवाइड 500 आवर्स कंपलसरी AI ट्रेनिंग मॉड्यूल्स टू टीचर्स, या शिक्षकों को 500 घंटे का अनिवार्य AI ट्रेनिंग यहाँ पे प्रदान करता है। यहाँ पे यह बात है। तो 6 से 12 तक के छात्र और शिक्षक ये कवर किए जाते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। और पर्पस यहाँ पे क्या है कि स्कूल में जो एजुकेशन उसको AI से इंटीग्रेट करना, जिससे क्या किया जा सके, स्कूल के बच्चों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ा जा सके उनकी पढ़ाई में। ये बात यहाँ पे करेक्ट है। इसको जो बजट है टोटल 500 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान किया गया था। तो जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 and 2, जो
दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों के लिए 500 घंटे का जो कोर्स है, ये बात यहाँ पे ऐसी नहीं की गई थी। 45 घंटे का बेसिकली एक टीचर्स के लिए मॉड्यूल बनाया गया था, क्योंकि टीचर को एआई के बारे में पता रहेगा तभी वो स्टूडेंट को बता पाएगा। जब टीचर को ही नहीं पता, वो कैसे स्टूडेंट को बताएगा? तो इसलिए 45 घंटे के कोर्स यहाँ पे इस कार्यक्रम के अंतर्गत बनाया गया था। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही। अगर आपको पसंद आता है